नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम टीवी पर। दोस्तों, आज की कहानी है सीरियल किलर रमन राघव की, जिसने 1960 के दशक में पूरे मुंबई में दहशत फैला दी। मुंबई शहर जो रात को भी सोता नहीं है, लेकिन उन दिनों रमन राघव का आतंक इतना फैला कि सूरज ढलते ही पूरी बॉम्बे में सन्नाटा फैल जाता है। मुंबई की सड़कें जो कभी नहीं रुकती, शाम होते ही पूरी मुंबई की सड़कें खाली दिखाई देती। दोस्तों, ये बात है साल 1968 की। जुलाई 1968 में बॉम्बे पुलिस को एक मर्डर की जानकारी मिलती है। जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां एक झोपड़ी के बाहर एक आदमी की लाश पड़ी हुई है और उसके सर पर बहुत ही बुरी तरह वार किया गया है। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी नुकीली चीज से वार किया गया हो। उस झोपड़ी में एक औरत और एक बच्चा भी था। जब उस औरत से बयान लिया गया कि क्या उसने किसी को देखा है, तो उसने बताया कि रात को अंधेरा होने के कारण वो कुछ देख नहीं पाई। इसके बाद पुलिस थाना पूर्ति के लिए केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस को लगा कि शायद आपसी रंजिश की वजह से ये मर्डर हुआ है, मगर थोड़ी देर बाद पुलिस को पता चलता है कि वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक और मर्डर हुआ है। यहाँ भी झोपड़ी के बाहर सो रहे आदमी से के सर पर नुकीले और भारी चीज से वार किया गया है। पुलिस यहाँ भी पहुंची, बयान दर्ज किया और निकल गई। इसके लगभग 6 से 7 दिन बाद उसी इलाके में एक झोपड़ी में सो रहे पति पत्नी और यहाँ तक कि उसके 2 महीने के बच्चे तक का मर्डर हो जाता है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वो भी इस मौत के मंजर को देखकर दंग रह जाती है। यहाँ भी कातिल ने तीनों के सर पर किसी मजबूत नुकीले हथियार से वार किया था, मगर एक चीज़ जो यहाँ अच्छी हुई वो ये कि मर्डर के बाद कातिल अपना हथियार और छाता वहीं पर छोड़ गया था। पुलिस को वहाँ से लोहे की एक मोटी रोड मिलती है जो आगे से नुकीली और मुड़ी हुई थी, और अब पुलिस हरकत में आती है और पुलिस को वो 2 मर्डर भी याद आते हैं जो 1 हफ्ते पहले हुए थे, और बिल्कुल इसी तरह ही कातिल ने उनके सर पर वार कर कर उनकी हत्या की थी। और अब पहली बार पुलिस को लगता है कि ये सभी मर्डर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद पुलिस उस हथियार को और उस छाते को फिंगरप्रिंट की जांच के लिए भेजती है ताकि कोई सुराग मिल सके, लेकिन पुलिस को कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है और इन सभी मर्डर्स ने पूरे बॉम्बे में दहशत फैला दी, जिसके बाद पुलिस पर भी काफ़ी प्रेशर आया। इसके बाद बॉम्बे पुलिस ने कातिल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। और इस घटना के 4-5 दिन बाद एक और मर्डर हो जाता है। इसके बाद एक एक करके कई कत्ल हुए, लेकिन पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इन सभी मौतों से बॉम्बे में इतना दहशत फैल गया कि शाम होते ही सभी दुकानें, रेस्टोरेंट, पार्क्स, होटल्स सब बंद हो जाते थे और लोगों ने अपने घरों के बाहर भी सोना छोड़ दिया था। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे और कोई भी बाहर नहीं दिखता था। बहुत से लोगों ने अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाई और अंधेरा होते ही घर के सभी मर्द लाठी डंडा लेकर बाहर घूमते रहते थे। मगर इसकी वजह से एक गड़बड़ ये हुई कि जब भी उन लोगों को कोई अकेला भिखारी उस इलाके में घूमता हुआ नजर आता तो वो उससे डंडों से हमला कर देते थे, जिससे कई मासूम भिखारियों की जान जाते जाते रह गई। लेकिन इन सब के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और एक के बाद एक कत्ल होते रहे,
ना तो किसी ने कातिल को आते देखा और ना ही जाते। वो रात के अंधेरे में आता और अपना शिकार करने के बाद चुपचाप चला जाता। इसके बाद तो बहुत से लोगों में ये अफवाह फैल गई कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई मायावी इंसान है जो किसी का मर्डर करता है और फिर बिल्ली या तोते का रूप लेकर वहाँ से निकल जाता है। उस वक्त जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे उनका नाम था E.S. मोदक। उनके ऊपर भी इस केस को सोल्व करने का बहुत प्रेशर था। जब लोकल पुलिस इन हत्याओं को रोकने में नाकाम रही तो कमिश्नर मोदक ने ये केस CID को दे दिया और CID की एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसको लीड कर रहे थे DCP रमाकांत कुलकर्णी। DCP रमाकांत कुलकर्णी को अगस्त 1968 में ही क्राइम ब्रांच का हेड बनाया गया था। हालांकि जब रमाकांत कुलकर्णी को ये केस दिया गया तो क्राइम ब्रांच के कई ऑफिसर्स ने इसका विरोध किया कि इतना सेंसिटिव केस इनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी अभी CID को ज्वाइन किया है, उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। मगर इन सब के बाद भी ये केस रमाकांत कुलकर्णी को ही दिया गया। इसके बाद रमाकांत कुलकर्णी ने अपने अंडर पुलिस की एक बहुत बड़ी टीम बनाई और अब लगभग 2000 पुलिस वाले उस कातिल को पकड़ने के लिए उस इलाके में चक्कर लगाने लगे, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। इस बीच इस टीम के एक इंस्पेक्टर जिनका नाम था विनायकराव वाकेटकर, उन्होंने रमाकांत कुलकर्णी को बताया कि आज से 2 साल पहले 1965 से 1966 में भी कुछ इसी तरह की सीरियल किलिंग की घटना हुई थी। उस दौरान भी 19 लोगों पर सोते हुए ही हमला किया गया था, जिनमें से 9 लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त भी कातिल ने किसी मजबूत नुकीली चीज़ से ही लोगों के सर पर वार किया था। तो 1965-66 में जो हमले हुए और अभी जो हमले हो रहे हैं, दोनों का तरीका एक जैसा ही है। तब उस वक्त इंस्पेक्टर विनायकराव वाकेटकर ने रमन राघव नाम के एक शख्स को शक के आधार पर गिरफ्तार किया था और उसे पुलिस स्टेशन लाने के बाद उसके रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो पता चला कि इसके और भी कई नाम हैं, जैसे सिंधी दलवाई, तलवाई, अन्ना, तंबी और वेलुस्वामी। इसका जन्म 1929 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली ज़िले में हुआ था। बचपन से ही इसको चोरी चकारी की आदत लग गई थी और जब ये 20 साल का हुआ तो ये अपने गांव से भागकर मुंबई आ गया और कुछ महीनों तक एक मील में काम किया, मगर चोरी करने की आदत इसने नहीं छोड़ी और मील के मालिक ने इसे काम पर से निकाल दिया और उसे जेल भेज दिया। जेल से निकलने के बाद भी राघव नहीं सुधरा और उसने फिर से कई चोरी की और जिससे वो 5 साल के लिए जेल में भी रहा। ये सारी हिस्ट्री खंगालने के बाद अब इंस्पेक्टर राघव से पूछताछ करने लगे, मगर राघव कुछ नहीं बोलता है। वो उस पर सारे टॉर्चर अपना लेते हैं, पर वो अपना मुंह नहीं खोलता है। जब इन सभी टॉर्चरों का राघव पर कोई असर नहीं होता तो इंस्पेक्टर वाकेटकर राघव को 2 साल के लिए बॉम्बे से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं अगले 2 सालों तक अगर वो बॉम्बे में कहीं भी दिखा तो उसे सीधा पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। इंस्पेक्टर ने बताया कि राघव को बॉम्बे से बाहर निकालने के बाद ही ये सारे हमले बंद हो चुके थे। इन बीच 2 सालों में ऐसा कोई हमला नहीं हुआ था, लेकिन 1968 में अब वे हमले फिर से शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि राघव मुंबई वापस आ गया है। इसके बाद रमाकांत कुलकर्णी ने
राघव के सारे रिकॉर्ड्स मंगवाए, जिसके अंदर उसके फिंगरप्रिंट्स, फोटो और सब कुछ था। उसके बाद उन्होंने राघव की फ़ोटो हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दी और ये ऐलान करवा दिया कि ये आदमी जहाँ भी दिखे इसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। अब पूरा पुलिस महकमा रमन राघव की तलाश में जुट गया। इसी बीच राघव ने 25 और 26 अगस्त 1968 की रात 2 लोगों का मर्डर और कर दिया। उसके बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम वहां पहुंची और खुशकिस्मती से वहां उन्हें कातिल के फिंगरप्रिंट मिल गए और उन्होंने फिंगरप्रिंट चेकिंग सेंटर में वो फिंगरप्रिंट भेज दिए। और जब वहां उन्होंने फिंगरप्रिंट्स को रमन राघव की फाइल से मैच किया तो फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। तो अब ये कन्फर्म हो चुका था कि ये सारे मर्डर रमन राघव ने ही किए हैं। लेकिन राघव गायब था। मुंबई की हर पुलिस राघव की तस्वीर लेकर उसके बारे में पूछताछ कर रही थी, मगर कोई कामयाबी नहीं मिली। कई दिनों की नाकाम कोशिश के बाद एक दिन अचानक रमन राघव पुलिस को मिल गया और वो उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए और उससे पूछताछ शुरू की। लेकिन रमन राघव कुछ भी नहीं बोल रहा था। रमन राघव तो पकड़ा गया, लेकिन अब क्राइम ब्रांच के सामने चैलेंज ये था कि आखिर रमन राघव का जुर्म कबूल कैसे करवाया जाए, क्योंकि जब 2 साल पहले उसे गिरफ्तार किया गया था तो सारे टॉर्चर करने के बाद भी रमन राघव कुछ नहीं बोला। फिर भी रमन राघव से पूछताछ शुरू हुई और उससे कई सवाल पूछे गए, लेकिन रमन राघव कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप बैठा रहा। पुलिस को पता था कि इस पर मारपीट का भी कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए उन्होंने प्यार से भी उसे अपना गुनाह कबूल करवाने का प्रयास किया। लेकिन रमन राघव कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप बैठा रहा। राघव का इंटेरोगेशन करते करते 2 दिन बीत गए। पुलिस ने अपने सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन राघव ने मुंह नहीं खोला। आखिर में थक हार कर किसी पुलिस वाले ने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि अगर उसे कुछ चाहिए तो बताए। रमन राघव बिना वक्त गवाए बोला, मुर्गी। उसके बाद पास के एक होटल से उसके लिए चिकन करी मंगवाई गई। चिकन करी खाने के बाद राघव से फिर पूछा गया कि उसे और कुछ चाहिए। रमन राघव फिर बोला, मुर्गी। फिर उसके लिए दोबारा चिकन मंगाया गया। चिकन ख़त्म होने के बाद रमन राघव से फिर पूछा गया कि इसे और कुछ चाहिए तो बता दे। रमन बोला कि उसे एक नारियल का तेल, एक कंघा, एक शीशा और एक वेश्या चाहिए, मगर उसकी वेश्या वाली ख्वाहिश को मना कर दिया गया क्योंकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। लेकिन रमन राघव के लिए कंघा, नारियल का तेल और शीशे का इंतजाम कर दिया गया। उसके बाद उसने नारियल के तेल से अपने पूरे शरीर पर मालिश की, कंघी से अपने बाल बनाए और शीशे में थोड़ी देर तक एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खुद को देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो पुलिस की तरफ मुड़ा और बोला, हाँ अब पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। उसके बाद पुलिस ने शहर में हो रहे मर्डर के बारे में उससे पूछा तो राघव ने सब कुछ बता दिया कि उसने कैसे लोगों को मारा और लगभग कितने लोगों की उसने हत्या की है। राघव ने लगभग 41 मर्डर किए थे या फिर उससे भी ज़्यादा। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने इन सब लोगों को क्यों मारा तो उसने कहा कि ये सब गंदे लोग थे और भगवान ने मुझे इनको मारने के लिए भेजा है। सारी पूछताछ होने के बाद पुलिस ने रमन राघव के खिलाफ एक ठोस केस तैयार किया। रमन राघव के पकड़े जाने के लगभग 10 महीने बाद 2 जून 1969 को कोर्ट में राघव का मुकदमा शुरू हुआ। लेकिन केस शुरू होते ही डिफेंस के वकील पीवी पवार बोलते हैं कि रमन राघव के दिमाग की हालत ठीक नहीं है। उसने जब भी कोई कत्ल किया तो उसे मालूम ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है।
मगर सरकारी वकील एम.बी. वोरा ने डिफेंस की सभी बातों का विरोध किया। दोनों वकीलों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने रमन राघव को बॉम्बे पुलिस सर्जन के पास भेजा, जहां 3 हफ्तों तक रमन राघव के दिमाग का इलाज चलता रहा। और फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि रमन राघव के दिमाग की हालत बिल्कुल ठीक है और उसे पता था कि वो क्या कर रहा है। उसकी रिपोर्ट सुनने के बाद कोर्ट ने रमन राघव को फांसी की सज़ा सुनाई। इसके बाद ये केस हाई कोर्ट पहुंचा और वहां भी डिफेंस के वकील ने राघव की दिमागी हालत ठीक ना होने का दावा बार बार किया। तो हाई कोर्ट ने 3 साइकियाट्रिस्ट की एक टीम बनाई, जिन्होंने राघव के बार बार इंटरव्यू लिए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राघव एक दिमागी बीमारी से ग्रस्त है, जिसमें कि इंसान को ये पता नहीं होता कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत। जब ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई तो 4 अगस्त 1987 को रमन राघव की मौत की सज़ा को हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया और उसे पुणे की जेल में भेज दिया गया। और फिर इसके 8 साल बाद 1995 को किडनी फेल होने की वजह से रमन राघव की मौत हो गई। तो ये थी कहानी एक सीरियल किलर रमन राघव की। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।